मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने बंगाल में अपना वर्चस्व स्थापित किया। उसके बाद उन्होंने दक्षिण में अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए पहले तो मैसूर के सुल्तान हैदर अली से संघर्ष किया, उसके बाद फिर मराठों से लड़ाई की। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोज में देखा। लेकिन हमको जो है ना, बंगाल में अंग्रेजों के आधिपत्य स्थापित होने के बाद बंगाल में अंग्रेजों ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की, इसको भी पढ़ना आवश्यक है। देखिए, जब हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ रहे थे, तब बीच बीच में सहायक संधि, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट जैसे शब्द जो है बार बार आ रहे थे। और इन चीजों को हम लोग तभी समझ पाएंगे जब हम लोग अंग्रेजों के प्रशासनिक व्यवस्था को थोड़ा सा देखेंगे। मतलब प्रशासनिक व्यवस्था को एकदम डिटेल से अभी हम लोग नहीं देखेंगे। जो अंग्रेजों के जो उच्च अधिकारी थे, जिनको हम लोग गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल के नाम से जानते हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किया, कौन सी नीतियां चलाई थी। तो हम लोग जो है ना, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत एक 5 प्रकार से पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो होता है बंगाल का गवर्नर, उसके बाद आता है बंगाल का गवर्नर जनरल, तीसरे नंबर में हम देखेंगे भारत का गवर्नर जनरल, चौथे नंबर में भारत का वायसराय, और 5वें नंबर में आता है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। तो ये चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि अभी शुरुआत में हम लोग जो है बंगाल के गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, इन्हीं को देखेंगे डिटेल में। उसके बाद फिर दूसरी घटनाओं को पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल के गवर्नर, खाली गवर्नर। देखो, ध्यान रखना, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय। देखो, प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो बच्चे क्या करते हैं? वारेन हेस्टिंग्स, इसी को ध्यान में रखते हैं। कभी भी पूछा जाता है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स लगा देंगे। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग्स लगा देंगे। तो वो बिल्कुल गलत है। तो वो चीजें जो है मैं यहां पर सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगा अच्छे से। तो देखते हैं, शुरू करेंगे बंगाल के गवर्नर से। तो देखो, बंगाल में जो सबसे पहली बार गवर्नर की नियुक्ति की गई थी, कब की गई थी? 1757 में। 1757 में, ये डेट आप लोगों को याद होगा तिथि, कि 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। और प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अब आप लोग याद करिए कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो 1757 में बंगाल के पहले गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर, और इसी को ना, रॉबर्ट क्लाइव को ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी बोला जाता है। ये जो है ना, 1757 में जब सिराजुद्दौला कलकत्ता में अधिकार कर लेता है, फिर अंग्रेज भाग जाते हैं कलकत्ता से, फिर मैसूर से एक सेना कलकत्ता, बंगाल में अंग्रेजों की सहायता के लिए आती है। तो वो सेना किसके नेतृत्व में आई हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव। फिर प्लासी की लड़ाई होती है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत होती है और बंगाल में इनकी स्थिति काफी सुदृढ़ हो जाती है। तो इसके बाद क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। तो सबसे पहला गवर्नर था, ध्यान रखना, गवर्नर है, न कि गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल बाद में आएगा। तो ये बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, और ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल का गवर्नर था। भारत में दूसरे स्थानों में भी अंग्रेज थे, जैसे कि मद्रास हो गया, बंबई हो गया, वहां से इसका कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ बंगाल के लिए गवर्नर था। बंबई का अलग गवर्नर होता था, मद्रास का अलग गवर्नर होता था। तो ये सिर्फ कहां का गवर्नर था? बंगाल का। हमको जो है बंगाल का ही देखना है। तो इसके समय में क्या महत्वपूर्ण काम हुआ था उसको देख लेते हैं। सबसे पहला चीज तो प्लासी का युद्ध याद रखेंगे। प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला को हटा दिया गया, फिर मीर जाफर को अंग्रेजों ने अपना कठपुतली नवाब बनाया और उससे जो चाहे जब चाहे ले लेते थे। और जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, इसने भी जो मीर जाफर था उससे बहुत सारा पैसा वगैरह लिया, काफी मोटा पैसा इसने कमाया था अपने कार्यकाल में। कब से कब तक ये रहा?
तो 1757 में इसकी नियुक्ति होती है और 1760 तक ये बंगाल में गवर्नर के रूप में काम करता है। इसके बाद ये फिर वापस इंग्लैंड चला जाता है और ये ना रॉबर्ट क्लाइव का पहला कार्यकाल था। इसके बाद फिर से वो बंगाल के गवर्नर के रूप में आता है, तो वो उसका दूसरा कार्यकाल बोला जाता है। पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसके जाने के बाद, रॉबर्ट क्लाइव के जाने के बाद, हालवेल नाम याद रखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, हालवेल, इसको जो है बंगाल का स्थानापन्न गवर्नर बनाया जाता है। क्या स्थानापन्न या फिर कार्यवाहक या फिर बोलो टेम्पररी। क्यों? क्योंकि जो अगला गवर्नर है वो आने में थोड़ा सा देर हो जाता है, तो खाली तो नहीं छोड़ सकते ना, तो इसको जो है रॉबर्ट क्लाइव के बाद स्थानापन्न गवर्नर के रूप में बिठाया जाता है। इसके बाद जो ओरिजिनल वाला आता है उसका नाम याद रखेंगे, वेंसीटाट। वेंसीटाट ये जो है हालवेल के बाद, हालवेल जो कि स्थानापन्न गवर्नर था, उसके बाद वेंसीटाट आता है। कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1760 से ये 65 तक जाएगा। 1760 से 1765 तक वेंसीटाट जो है बंगाल का गवर्नर था। कई पुस्तकों में ना हालवेल का नाम नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे स्थानापन्न गवर्नर था दोनों के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव और वेंसीटाट के बीच। वेंसीटाट के समय क्या महत्वपूर्ण चीज हुआ था, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखो, जो वेंसीटाट था इसके टाइम पर बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। और बक्सर के युद्ध में ध्यान रखेंगे कि वेंसीटाट गवर्नर था, लेकिन बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया? तो कैप्टन मुनरो ने। याद रखेंगे, कैप्टन मुनरो। वहीं जो प्लासी का युद्ध था उसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। तो इसको कंफ्यूज मत होना कि वेंसीटाट गवर्नर था तो कैप्टन मुनरो मतलब कि उसी ने बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया होगा, या फिर कभी ये मत लगा देना कि कैप्टन मुनरो ने बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया तो वही गवर्नर रहा होगा। तो दोनों अलग अलग थे। ये आप सेना नायक इसको समझ सकते हो और ये गवर्नर। तो वेंसीटाट जो है उसके समय में बक्सर का युद्ध जीता जाता है। और वेंसीटाट जो है बक्सर के युद्ध के बाद जो अवध का नवाब होता है, जो बक्सर के युद्ध में हारा होता है, उसको उसका पूरा का पूरा क्षेत्र जस का तस वापस देने को तैयार हो गया था। प्लानिंग भी शुरू हो गई थी। अब इसी बीच क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आला कमान होते हैं उनको लगता है कि हम लोग जो है बक्सर के युद्ध को जीत गए हैं, अवध का नवाब, मुगल बादशाह, ये लोग जो है हमसे हार गए हैं, तो वहां कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ बड़ा फायदा होना चाहिए, तो फिर से रॉबर्ट क्लाइव को भेजो। तो रॉबर्ट क्लाइव का दूसरा कार्यकाल जो कि 1765 से 1767 तक था। तो वेंसीटाट, इसके बाद जो है फिर से रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है 2 साल के लिए, 1765-1767 के लिए। इलाहाबाद की संधि होती है इसके आने के कुछ समय बाद ही। ये आया ही इसलिए था कि जो बक्सर के युद्ध के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसको संभाल सके। तो इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। और जो वेंसीटाट अवध के नवाब को उसका पूरा का पूरा क्षेत्र देने को तैयार हो गया था, तो उसको जो है रॉबर्ट क्लाइव बदल देता है। और जो इलाहाबाद की संधि होती है उसमें अवध के नवाब को बोलता है कि हम तुमको इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र छोड़ करके पूरा का पूरा अवध तुमको वापस देते हैं, बदले में तुमको हमको 50 लाख रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में देना होगा। ये बोलता है कौन? रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं इलाहाबाद की संधि पढ़ा रहा था ना, बक्सर का युद्ध, तो उस टाइम पे मैंने शायद ये वाली बात नहीं बताई थी, 50 लाख युद्ध की क्षतिपूर्ति वाली बात। तो इसको आप लोग ऐड कर लेना, देख लीजिएगा। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी और अवध का नवाब शाह आलम, ये दोनों जो है अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाते हैं। जो मुगल बादशाह शाह आलम था ना, उससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव, अपने दूसरे कार्यकाल में। और बदले में 26 लाख रुपए अपना जो मुगल बादशाह है उसको देना तय होता है। आगे जब वारेन हेस्टिंग्स आएगा ना, तो ये सारा कुछ को वो जो है बदल देगा, खत्म कर देगा, सबको देखेंगे हम लोग उसको भी। तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने ये सारी व्यवस्था कर दी थी। हाँ, तो इस तरह से इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों को रेवेन्यू मतलब कि दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया, राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया इलाहाबाद की संधि के बाद। और इन सब में किसका रोल था? तो रॉबर्ट क्लाइव का रोल था। इसी ने जो है सारा कुछ किया था। तो इसी कारण इसको जो है
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक बोला जाता है। इसने जो है ब्रिटिश साम्राज्य के जड़ों को भारत में मजबूती प्रदान की। उसके बाद जब वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली ये लोग जो जब आते हैं ना, तो ये लोग फिर उसको जो है बढ़ाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बंगाल में तो रॉबर्ट क्लाइव ने स्थिति को मजबूत कर दिया है। इसी के बाद फिर बाद में वो लोग मैसूर की तरफ जाते हैं, मराठों के साथ लड़ते हैं, सिखों के साथ लड़ते हैं, भारत के दूसरे राज्यों के साथ लड़ते हैं। तो इसने जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जड़ें मजबूत कर दी थी। ध्यान रखना, इलाहाबाद की संधि हुई इसके दूसरे कार्यकाल में। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है द्वैध शासन। देखो, मैंने रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर, द्वैध शासन के ऊपर, इलाहाबाद की संधि, इन सब के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उसको आप लोग देखिएगा, तब आपको सारा चीज अच्छे से समझ में आएगा। द्वैध शासन क्या था? जो मैंने बताया, इलाहाबाद की संधि, जिसके तहत अंग्रेजों को दीवानी राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा का मुगल बादशाह से। मतलब कि पहले जो काम बंगाल में राजस्व वसूली का काम दीवान के हाथों होता था, वो काम अब कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। और जो सामान्य प्रशासन है, मतलब कि जनता की सेवा करने वाला काम, वो अभी भी नवाब के पास था। और नवाब उसको जो है राजस्व वसूलने का अधिकार नहीं दिया गया। राजस्व कौन वसूलेगा? अंग्रेज लोग वसूलेंगे। मतलब कि एक ही स्थान और वहां पर दो अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। एक जो है पैसा वसूलेगा और दूसरा जो है क्या करेगा? शासन करेगा, मतलब सामान्य प्रशासन। तो इसी को क्या बोला गया? द्वैध शासन। इसको मैंने डिटेल में बताया है, वहां आप लोग देखिएगा, यहां मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा। तो द्वैध शासन। इसके बाद इसने ना एक और चीज किया था। क्या था? मैंने बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव के पहले कार्यकाल के टाइम पर जो बंगाल का नवाब था मीर जाफर, उससे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, खुद रॉबर्ट क्लाइव भी बहुत सारा पैसा उससे ऐंठा था। रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत सारा पैसा बना लिया था। अब ये जो चीज है ना कहीं अंग्रेज अधिकारी कर्मचारियों को भ्रष्ट बना रहा था। तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इस चीज को खत्म करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने एक चीज किया था, जिसको बोला जाता है सोसाइटी ऑफ ट्रेड। सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की थी। ये पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की गई थी, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अंग्रेज अधिकारी कर्मचारियों में। तो ये हुआ था। इसके बाद 1767 में ये वापस चला जाता है। इसके बाद अगला जो बंगाल का गवर्नर बन के आता है, उसका नाम याद रखेंगे, वेरेल्स्ट। खाली नाम याद रखना है और कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। हाँ, वेरेल्स्ट जब बंगाल का गवर्नर था ना, उसी समय दक्षिण में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ये एक छोटा सा चीज याद रखेंगे। कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1767 से 69 तक, 2 साल इसका कार्यकाल था। इसके बाद अगला जो गवर्नर आया बंगाल का, जॉन कार्टियर। जॉन कार्टियर, एक मूवी है ना जॉन कार्टर, तो उससे आप लोग याद रख सकते हो, जॉन कार्टियर। ये आया अगला गवर्नर बनके। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1769 से 72 तक इसका कार्यकाल था जॉन कार्टियर का। जॉन कार्टियर कई स्थानों पर काली कार्टियर भी दे देता है। तो इसके टाइम पर क्या इंपॉर्टेंट चीज हुआ था? तो बंगाल में अकाल पड़ा था। कब अकाल पड़ा था? 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था। देखो, इस समय ना बंगाल में स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। क्यों? क्योंकि द्वैध शासन जारी था, मतलब कि अंग्रेज लोग राजस्व वसूल कर रहे थे। यहां एक चीज और मैं बता दूं कि जो अंग्रेज थे ना, वो खुद राजस्व वसूल नहीं कर रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या व्यवस्था किया था कि बंगाल के लिए ना मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए सिताब राय को नियुक्त किया था, जो राजस्व वसूली का काम करते थे और अंग्रेजों को देते थे। लेकिन उनके ऊपर भी दबाव होता था कि बहुत सारा पैसा वसूले। तो जो जनता है ना, उसका बहुत ज्यादा शोषण होने लग गया था। और इसी बीच 1770 में भयंकर अकाल पड़ा, तो कोई सुनने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। बंगाल का जो नवाब था, उसके पास अधिकार तो थे, कर्तव्य तो थे, लेकिन उसके पास पैसा नहीं थे। उसको मात्र 53 लाख रुपए दिए जाता था बंगाल के प्रशासन के लिए। अब उसमें वो क्या करे? इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन 53 लाख में संभव है क्या? नहीं है ना, बिल्कुल। तो 1770 में जॉन कार्टियर बंगाल का गवर्नर था। उसी समय जो है ये बंगाल में अकाल पड़ा था। अब एक अच्छा, ये दोनों के समय ना, वेरेल्स्ट और जॉन कार्टियर, इन दोनों के समय में भी ये जो द्वैध शासन है ये चल ही रहा था। तो इसको भी ध्यान में रखना। इसके बाद अगला गवर्नर बनकर के आता है वॉरेन हेस्टिंग।
ध्यान रखेंगे। अब यहां पर कंफ्यूज मत होना, मैंने बोला कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, लेकिन जब वो भारत आया ना तो गवर्नर के रूप में आया था वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिए 1772 में जो जॉन कार्टियर है वो चला जाता है वापस, तो उसके स्थान पर इसको भेजा जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को। वॉरेन हेस्टिंग्स, इसका जो कार्यकाल था ना, अगर हम लोग पूरा कार्यकाल देखें भारत में ये कब से कब तक रहा, तो 1772 से ये, अगर इसके हम लोग खाली गवर्नर के रूप में देखें तो मात्र 2 साल। वैसे तो ये आगे बहुत लंबे समय तक रहा, लेकिन गवर्नर के रूप में मात्र इसने 2 वर्ष से ही शासन किया। देखिए क्या हुआ इसके टाइम पर, वॉरेन हेस्टिंग्स आया 1772 में गवर्नर बन के, बंगाल का गवर्नर बन के, सिर्फ बंगाल का गवर्नर। अब इसी बीच क्या होता है, 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। आगे हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, क्या है क्या था। तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसके तहत जो ब्रिटिश संसद है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ कानून बनाती है, कुछ नीतियां बनाती है, और उन्हीं नीतियों के अंतर्गत बंगाल का जो गवर्नर है उसके पद को परिवर्तित किया जाता है, उसको और अधिक शक्तिशाली किया जाता है, उसको बहुत ज्यादा पावर दिया जाता है, और इसके पद को, बंगाल के गवर्नर के पद को बदल करके क्या बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल। मतलब यहां जो है आगे जनरल शब्द जोड़ दिया जाता है, तो ये बन गया गवर्नर जनरल। अब देखो ये कैसे अलग था, तो इसको ज्यादा पावर था पहले के गवर्नर के मुकाबले। और जो भारत में जो भी ब्रिटिश क्षेत्र थे, जैसे कि मद्रास हो गया, बंबई हो गया, तो उन क्षेत्रों का भी ये स्वामी हो गया, मतलब कि उस क्षेत्र का भी ये अधिकारी हो जाएगा। तो बंगाल का गवर्नर जनरल ब्रिटिश, भारत में ब्रिटिश जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र थे, बंगाल, उसके बाद मद्रास, बंबई, तो उन सबका गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और ये चीज जो है 1774 में लागू हुई। तो 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है, और उसके अधिकार में केवल बंगाल ही नहीं, मद्रास, इसके अलावा बंबई, इसके अलावा भारत में जहां कहीं भी अंग्रेजों का अधिकार था उनका अधिकारी बन जाता है, मतलब कि सर्वे सर्वा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का आखिरी गवर्नर भी था, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। पहला कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, आखिरी कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स ही 1774 से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे जब ना जो भारत में बहुत बड़े क्षेत्र पर अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं, तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको फिर बोला जाता है भारत का गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिक के टाइम पर। वो चीज मैं आगे बताऊंगा, अभी उस पर हम लोग नहीं जाते, तो इसको ध्यान रखेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। कब बना, 1774 में। कई सारे बच्चे क्या कर देते हैं, 1772 टिक कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। 1772 में वो गवर्नर के रूप में भारत आया था, बंगाल आया था, न कि बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। 1774 में, मतलब कि बीच में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, उसकी किस्मत चमक गई और वो जो है पहला गवर्नर जनरल बन गया, मतलब बहुत बड़ा अधिकारी, बंबई, मद्रास, पूरा बंगाल सबका वो जो है स्वामी बन गया भारत में। तो ये छोटा सा वीडियो था, हालांकि थोड़ा सा लंबा हो गया। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसने गवर्नर जनरल के रूप में बंगाल में क्या क्या काम किए, इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में, मतलब कि मद्रास, बंबई, क्योंकि उनका भी तो वो अधिकारी हो गया, तो उसने क्या क्या काम किए। थोड़ा सा हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।